नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, हम इस प्रोग्राम में हमेशा हेल्थ से जुड़ा एक विषय लेकर आते हैं और इसी विषय में दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। दोस्तों, आर्थराइटिस की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि जोड़ों को जकड़ देने वाली जो एक ऐसी घातक बीमारी होती है जो किसी भी एज में देखी जा सकती है। डिफरेंट टाइप के आर्थराइटिस होते हैं और कहा जाता है कि हमारे देश में हर छठा व्यक्ति जो है वो आर्थराइटिस से पीड़ित है। दोस्तों, ये बीमारी क्या होती है, इसके शुरुआती जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं, इससे बचाव कैसे संभव है और खासकर आज हम बात करेंगे कि होम्योपैथ में आर्थराइटिस का कितना सफल जो है कारगर इलाज साबित हो सकता है। दोस्तों, इस पर जानकारी हासिल करने के लिए आज हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए हुए हैं डॉक्टर सतीश अत्री जी को, जो कि कंसल्टेंट है क्लिनिकल होम्योपैथ। दर्शकों, जैसे आप जानते हैं, हमारा ये प्रोग्राम जो है आप सीधा प्रसारित होते हुए देख रहे हैं और अगर आप इस प्रोग्राम के माध्यम से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमें कॉल करने के लिए दोस्तों आपको एक नंबर जो डायल करना है वह है 25355418। उठाइए फोन, डायल कीजिए हमारा नंबर और शामिल हो जाइए हमारे साथ प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइन में। गुड इवनिंग डॉक्टर, वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे थे कि आर्थराइटिस जो है कहा जाता है हमारे देश में हर छठा व्यक्ति जो है वो इस बीमारी से पीड़ित है। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये आर्थराइटिस क्या होता है, कितने टाइप का होता है और उसमें अगर हम बात करेंगे बाद में ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो डॉक्टर साहब क्या होता है ये बीमारी जो है? देखिए मैम, आर्थराइटिस की अगर हम बात करते हैं तो आर्थराइटिस एक हड्डियों की बीमारी है जिसमें हड्डियों की सूजन हो जाती है। और जैसा कि आपने कहा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये आर्थराइटिस की ही एक टाइप है, क्योंकि आर्थराइटिस अलग अलग किस्म का होता है, जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी एक इसकी टाइप है, जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस भी है, जिसमें सोराइटिक आर्थराइटिस भी एक टाइप है और एक गाउट जिसे हम कई बार गठिया भी बोलते हैं। ये सभी आर्थराइटिस की ही टाइप हैं और अक्सर ऐसा देखा गया है कि इन सबके लक्षणों में बहुत ज़्यादा कोई विभिन्नता नहीं है। देखने में इन सब चीज़ों के सिम्टम जो हैं वो एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इनमें कुछ ना कुछ छोटी छोटी डिफ्रेंसिएशन ज़रूर है कि इन तो सब में हल्के हल्के कहीं ना कहीं सिम्टम्स में कुछ ना कुछ डिफ्रेंसिएशन है, जिनकी वजह से इनके नाम अलग अलग हैं। जी, इन्हें हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमने बात की आज ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो शुरुआती लक्षण हैं वो क्या होते हैं? मैम, शुरुआती लक्षणों में जो अक्सर पेशेंट आते हैं सिम्टम्स लेके, उनके शुरुआती सिम्टम रहते हैं कि उनके घुटनों में दर्द हो रहा है, उनके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो गया है। उनमें कई बार कुछ पेशेंट जलन की शिकायत करते हैं। दूसरा एक बड़ा जो प्रोमिनेंट सिम्टम है वो है कि अकड़ाहट, स्टिफनेस जिसे हम बोलते हैं, और ज्यादातर ये स्टिफनेस जो है ये सुबह होती है। जब पेशेंट उठ के बेड से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो मॉर्निंग स्टिफनेस ज्यादा रहती है, जो कि दिन भर के कार्य में फिर थोड़ा बहुत चलने के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके कम होनी शुरू होती है। तो डॉक्टर साहब, अगर मैं जानना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि ये वियर एंड टियर के चलते जो देखी जाने वाली कंडीशन है, जैसे आपने घुटनों की बात की, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं हमारे घुटने, और जब ये इनमें कुछ समस्या होती है तो नेचुरली जो हमें प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब, काज की अगर मैं बात करूं तो काज आप क्या देखते हैं? आपने अपनी जब हिस्ट्री देखते हैं पेशेंट की तो क्या काज आपको नजर आते हैं? जी मैम, यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आर्थराइटिस हमारे देश में डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के बाद सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बीमारी है। और जो सिम्टम्स पेशेंट्स में आते हैं, देखिए जैसा आपने बात की कि ऑस्टियोआर्थराइटिस असल में क्या है कि हमारी जो हड्डियाँ हैं, हड्डियों के जो अंतिम छोर है, जहाँ हमारी हड्डियाँ खत्म होती हैं, उन हमारी हड्डियों के अंतिम छोर में कार्टिलेज रहता है, जिसे हम कहते हैं कि एक रबड़ की तरह एक पैड है जो दो हड्डियों को आपस में टकराने से रोकता है, जो हमारी हड्डियों में शॉक अब्सॉर्ब करने का काम भी करता है। तो जब आहिस्ता आहिस्ता ये कार्टिलेज जो है, ये जिसे हम एक टिश्यू बोलते हैं, इलास्टिक टिश्यू है, ये घिसना शुरू हो जाता है वेयर एंड टियर के साथ, तो इसमें दर्द होनी शुरू होती है। लेकिन इसमें ज़्यादातर ये शुरुआत कब होती है? जब हमारी उम्र बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि आर्थराइटिस के सिम्टम, ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम 40s की एज के बाद ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। और अक्सर इसमें देखा गया है कि वो महिलाएं जिनका वजन ज़्यादा है, जो मोटापे से ग्रस्त हैं, उनमें ये सिम्टम्स बहुत जल्दी आने शुरू हो जाते हैं। उन्हें पेन आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा भार होने की वजह से, हमारे शरीर का जो अत्यधिक भार है उसकी वजह से वो जो कार्टिलेज है, जो दो हड्डियों के बीच में है, उस पर ज़्यादा प्रेशर रहता है। उस प्रेशर की वजह से उसमें जल्दी घिसाव शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम जो है ये महिलाओं में पुरुषों के कंपैरिजन में ज़्यादा अधिक देखी जाती है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप, डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो आपसे सवाल पूछेंगे। हेलो हेलो
हेलो। हेलो, नमस्कार सर, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। पूछिए अपना सवाल। नमस्कार नमस्कार। सर मैं टीवी की वॉल्यूम कम कीजिए, फिर हम सवाल डॉक्टर पूछिए। साहब से बात करना चाहेंगे। टीवी का वॉल्यूम हेलो। कम कीजिए। जी पूछिए सवाल। हेलो। हाँ जी पूछिए। हेलो सर पूछिए, अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरी मदर को गोडों में बहुत दर्द है। जी तो कमर में भी है। तो इनको पाइल्स की भी बीमारी है। तो आप बताओ, हम मतलब कि कैसा ट्रीटमेंट करें? जी, सवाल करने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? हम जैसा कि इन्होंने 3 सवाल किए हैं कि इनकी मदर को घुटनों में बहुत दर्द है और उन्हें कमर में भी दर्द है और पाइल्स की प्रॉब्लम भी है। देखिए, हम बात करते हैं आर्थराइटिस की कि आर्थराइटिस जैसा कि इन्होंने बताया और हम पहले भी बात कर रहे थे कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में इसके सिम्टम्स ज़्यादा नजर आते हैं। दूसरा, जैसे कि बता रहे हैं कि इनकी मदर को ये प्रॉब्लम है, तो इससे ये जाहिर होता है कि इनकी मदर की उम्र भी कुछ ना कुछ इस तरीके की है कि वो 40-50 के आसपास होंगी, क्योंकि वो एक मदर है ऑलरेडी। तो महिलाओं में इसके सिम्टम बहुत प्रोमिनेंट मिलते हैं, क्योंकि मोटापे की वजह से पहली बात है। दूसरा, हमारी महिलाएं जहाँ उनकी दौड़ धूप काफ़ी ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से उनके घुटनों का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तीसरा, हमारे खाने पीने की कुछ आदतें, हमारा लाइफस्टाइल, अगर हम सैर नहीं करते हैं, हमारी मसल्स बड़े ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो इसके साथ साथ कुछ और भी हमारे खाने पीने में कई सारी कमियां रह जाती हैं और कई ऐसी चीज़ें जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, हम उन चीज़ों का सेवन भी कर रहे होते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें ये जो है, ये सब कुछ मिलाकर एक कारण बनती हैं, जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है पेशेंट को। जी। तो इसमें मैं इन्हें यही सुझाव दूंगा कि इन्हें किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इनके डॉक्टर जो हैं वो इन्हें एक्सरे की सलाह देंगे और कुछ ब्लड टेस्ट जो कि ज़रूरतन होंगे, ताकि ये डिफरेंशिएट किया जा सके कि उन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उन्हें रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या उन्हें गाउट की प्रॉब्लम है। जी डॉक्टर साहब, काफी सारी महिलाओं को जो है वो घुटनों की प्रॉब्लम सभी को देखी जाती है। डॉक्टर साहब, एक और दर्शक हमारे साथ हैं। हेलो हेलो। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। सर पूछिए अपना मेरी सवाल। मिसेज जो है उसको बाएं बाजू में और बाएं टांग में अचानक दर्द होता है, वो क्या वजह है? जी जी हम देखिए, जैसा कि इन्होंने सवाल किया कि बाईं टांग में और बाईं एल्बो में दर्द होता है, तो ये सिम्टम देखिए, हमेशा ऐसा नहीं है कि ये सिम्टम सिर्फ आर्थराइटिस के ही हो। कई बार ये सिम्टम मस्कुलर पेन के भी हो सकते हैं और ये सिम्टम आर्थराइटिस के भी हो सकते हैं। अब उसके पीछे भी कई सारी वजह हैं कि क्या पेशेंट को इससे पहले कहीं चोट तो नहीं लगी है, कि किसी पुरानी चोट की वजह से पेशेंट को दर्द हो रही है, या कई बार होता है कि पेशेंट को कोई और साथ में बीमारी एग्जिस्ट कर रही है, उसके साथ साथ ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इसके लिए मैंने यही सुझाव दूंगा कि इन्हें किसी अच्छे डॉक्टर से मिलकर जो डॉक्टर के बताए हुए टेस्ट हैं वो करवाने चाहिए। अगर जरूरत पड़ती है, इनके डॉक्टर ने एक्सरे, एमआरआई, जो भी चीजें जरूरत होंगी पेशेंट के लक्षणों के अनुसार वो सुझाव देंगे और उसके अकॉर्डिंगली इन्हें ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो लोग, हमारे दर्शक जो प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर वो होम्योपैथ से इलाज करवाना चाहते हैं, तो क्या आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ही जो सिम्टोमेटिक इलाज शुरू कर देते हैं, जब प्रॉपर टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं? देखिए मैम, बिल्कुल आपके सवाल के मैं जवाब देता हूँ। होम्योपैथी में दोनों किस्म का ट्रीटमेंट है। अगर तो पेशेंट किसी एक्यूट स्टेट में हमारे पास है कि उस समय उसे इतनी दर्द है जो उससे बर्दाश्त नहीं की जा रही, असहनीय दर्द है, ऐसी कंडीशन में हम पहले पेशेंट को टेस्ट के लिए नहीं बोलेंगे कि आप टेस्ट करवा के आइए, क्योंकि तब तक तो पेशेंट की दर्द और परेशान करेगी। एक्यूट सिचुएशन में पेशेंट के जो सिम्टम है, उसकी दर्द कब से शुरू हुई है, दर्द की ओरिजिनेशन ग्रेजुअली थी या अचानक से दर्द शुरू हो गई, उस दर्द में पेशेंट के सिम्टम क्या है, उसे ठंडी चीज से आराम मिल रहा है कि गर्म सिकाई से आराम मिल रहा है, ये दर्द सुबह ज्यादा है, शाम को ज्यादा है, किसी पर्टिकुलर पोस्चर की वजह से दर्द में कमी होती है या दर्द बढ़ जाती है, तो सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकता है। कुल मिलाकर कहने की बात है कि बहुत सारी बारीकियों को देखकर जो है इलाज किया जाता है। जैसे एक और दर्शक आपसे सवाल पूछेंगे। हेलो हेलो। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ मैडम जी, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, जब मैं लेटता हूँ ना रात को, मेरे पाँव ऐसे, पैर, हाथ की पैर की उंगलियां एकदम ठंडी और जकड़ी जाती हैं एकदम जी। और शुगर भी है मेरे को जी। जैसे रात भर पूरे में पैर ऐसे ठंडे बर्फ की तरह आकड़ जाते हैं। जी जी, आप इसका कारण पूछना चाहते हैं सर, क्या कहेंगे आप इन्हें? देखिए मैम, जैसे मैंने बताया कि ये ऑलरेडी डायबिटीज से सफर कर रहे हैं,
तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ऐसे सिम्टम आना बहुत कॉमन है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में डायबिटिक पॉलीन्यूरोपैथी भी होती है, जिसमें उनके पैरों की नसें जो हैं जो उसमें भिन्नता आनी शुरू हो जाती है, उसकी वजह से भी कई पेशेंट में ऐसे सिम्टम आते हैं। और दूसरा जो बहुत बड़ा लक्षण इस समय ये बता रहे हैं, इसकी एक वजह ठंड भी है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है कई बार, तो उसकी वजह के से भी पैरों की उंगलियों में सूजन भी आ जाती है और कई बार वो सुन्न होना भी शुरू हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, इन्हें एक अगर ये इलाज करवाते हैं तो फर्क पड़ सकता है? नैरोपैथी इन्हें हो सकती है डायबिटीज? इसके लिए सबसे पहले तो इन्हें अपने डायबिटीज़ के डॉक्टर जिनसे डायबिटीज़ के लिए कंसल्ट कर रहे हैं उन्हीं से सलाह लेनी चाहिए कि डायबिटीज़ में इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन की वजह से ऐसा सिम्टम तो नहीं आ रहा है, तो इनके डॉक्टर जरूर इन्हें कुछ ना कुछ अच्छा ही सुझाव देंगे इसके लिए। तो डॉक्टर साहब, आप हमें बता रहे थे कि जो होम्योपैथ है वो बड़ी बारीकियों की से गहनता से वो जो है वो देखा जाता है बीमारी को, और उसका इलाज करने की जो कोशिश है वो की जाती है। इस पर मैं फिर से बात करूंगी, एक दर्शक आपसे सवाल पूछेंगे। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर जी नमस्कार। मेरी मदर को ना घुटने के पीछे जो एक नर्व होती है ना, तो वो थोड़ी सी सूज जाती है, तो उसके वजह से दर्द होती है। जी हेलो जी जी। घुटने के पीछे की नर्व जो होती है वो उसे थोड़ी ऐसे सूज जाती है, वैसे फूलती है वो जी। तो उसकी वजह से थोड़े से चलने में दर्द होती है। जी, सवाल करने के लिए शुक्रिया सर। सर क्या कहेंगे आप? हम देखिए, जैसे कि उन्होंने बताया कि घुटने के पीछे एक नर्व है जो फूल जाती है और जिसकी वजह से इन्हें दर्द होता है। इसमें मैं पेशेंट को ये सुझाव दूंगा कि इन्हें एक्सरे करवाना चाहिए, अपने पेशेंट की कमर का एक्सरे कराना चाहिए कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी डिस्क में कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्क अपनी जगह से स्लिप कर गई है, कोई डिस्क का प्रोलैप्स हुआ है और उसकी वजह से वो नर्व कंप्रेस होके जहां तक वो नर्व जाएगी उसके साथ साथ फिर ये दर्द जाएगी। तो इसे हम अपनी देसी लैंग्वेज में जैसे पेशेंट कहते हैं कि रीढ़ की दर्द हो रही है और हम अपनी सिम्टोमेटिक लैंग्वेज में कहते हैं कि सियाटिक पेन है, तो ये वो भी हो सकती है। ओके, तो डॉक्टर साहब होम्योपैथ में मैं आपसे आज आप हमारे साथ हैं, तो हम जो इलाज का है वो सारा आपसे ही जानेंगे कि क्या होम्योपैथ में इसका इलाज है? बिल्कुल मैम, होम्योपैथी में इसका इलाज है। जैसा कि आपने पहले सवाल पूछा था, होम्योपैथी में अगर ऐसे केसेस कभी आते हैं तो यहाँ पे जरूरत अनुसार एक्सरे की जरूरत होगी या MRI की जरूरत होगी, वो भी पेशेंट को बताए जाते हैं। अकॉर्डिंगली उसके जैसा कि सिम्टम है कि अगर वो डिस्क की वजह से कोई दर्द हो रही है तो उसमें सिर्फ उस टांग की तरफ फोकस करने की बजाय हम उसकी जो पीछे जड़ है, जो मूल कारण है, रूट कॉज है, हम उसके ऊपर ट्रीटमेंट शुरू करेंगे कि ये प्रॉब्लम अगर डिस्क की वजह से है तो हम वहां पे फोकस करेंगे कि रूट कॉज को ठीक किया जाए, तो आगे के जो सिम्टम्स है वो सिम्टम खुद ब खुद सबसाइड करना शुरू कर जाएंगे। जी, जो बीमारी की जड़ है उसे खत्म करने की कोशिश की जाती है। डॉक्टर साहब, एक और दर्शक आपसे सवाल पूछेंगे। हेलो 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 मैम। नमस्कार मैम, पूछिए अपना सवाल। आप क्या पूछना मैम, मेरी मम्मा की एज 50 इयर्स है, उनकी एज। तो वो एक बार गिरे थे वॉशरूम में, तो अभी ना उनको लेफ्ट बाजू और लेफ्ट टांग में दर्द होता है। फिर वो कोई स्प्रे जब लगाते हैं तो फर्क हो जाती है तब। जी जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? जी जी, आप बस यही पूछना चाहते हैं कि उनको ये दर्द क्यों होता है। फिर वो कोई दवाई खाते हैं, पेन किलर खाते हैं ना, तो शाम को ज्यादा हो जाता है। जी, सवाल करने के लिए शुक्रिया मैम। सर क्या कहेंगे आप? देखिए मैम, जैसा कि उन्होंने बताया कि पेशेंट की हिस्ट्री में ऑलरेडी एक चीज़ है कि वो पहले से उन्हें चोट लग चुकी है और अभी उन्होंने बताया कि पेन किलर खाने से इनकी दर्द ठीक हो जाती है। और दूसरी बड़ी अच्छी चीज़ है कि इन्होंने बताया, जिसे हम होम्योपैथी में बहुत अक्सर कंसीडर करते हैं, वो है मोडेलिटी। इन्होंने बताया कि दर्द जो है वो शाम के समय ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए, होम्योपैथिक मेडिसिन में हम ऐसे ही करते हैं कि जब हम मेडिसिन देनी है उसके सिम्टम्स को देखेंगे कि पेशेंट के सिम्टम क्या है। जिन पेशेंट की आर्थराइटिस की पेन सुबह एग्रावेट करती है, बढ़ जाती है, उसके लिए कुछ अलग दवाइयां हैं। जहां शाम को पेन बढ़ जाती है उसके हिसाब से कुछ अलग दवाइयां होम्योपैथी में है। तो यहाँ पे पेशेंट जैसे बता रहे हैं कि इन्हें शाम को दर्द की प्रॉब्लम ज्यादा आती है, तो होम्योपैथी में उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग दवाइयां हैं जो सिम्टम्स के हिसाब से दी जा सकती है। ओके डॉक्टर साहब, होम्योपैथ की अगर बात की जाए तो जैसे आपने कहा कि हर एक छोटी छोटी चीज को जो कंसिडर करके इलाज जो है वो किया जाता है। सर अगर मैं बात करूँ जॉइंट्स पेन की, तो इसका जो मेन ट्रीटमेंट रहता है वो पेन किलर, जैसे मैडम ने भी कहा कि पेन किलर खानी ही पड़ती है। तो डॉक्टर साहब, जो होम्योपैथ की दवाइयाँ हैं, पेन किलर उनमें भी होती होगी, क्या सेफली वो खाई जा सकती हैं? बिल्कुल मैम, होम्योपैथिक दवाइयों में बहुत सारी अच्छी मेडिसिन हैं जिनसे हम पेन में रिलीफ ले सकते हैं। वो बहुत सेफली खाई जा सकती हैं, लेकिन
अगर वो किसी डॉक्टरी देखरेख में ली जा रही हैं, अगर कोई पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन करता है तो उसमें बहुत सारे चांसेस रहेंगे कि पेशेंट को इसका कुछ ना कुछ नुकसान होने के भी रह सकते हैं। तो पेशेंट अगर किसी डॉक्टर की सलाह लेके मेडिसिन ले रहा है तो होम्योपैथी में तो बहुत अच्छा इलाज है कि डॉक्टर आपके छोटे छोटे सिम्टम्स की, क्या आपकी दर्द सुबह के समय बढ़ जाती है, क्या आपकी दर्द रेस्ट करने पे बढ़ जाती है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि दर्दें रेस्ट करने पे कम हो जाती हैं। बट कुछ पेशेंट्स में यही एक भिन्नता रहती है कि वो कहते हैं कि नहीं, कामकाज करने पे मेरी दर्दें ठीक रहती हैं, रेस्ट करने पे मेरी दर्दें बढ़ जाती हैं। तो होम्योपैथी में इसके हिसाब से अलग अलग मेडिसिन सिम्टोमेटिकली दी जाती हैं। और जहां पेशेंट की दर्दें बहुत पुराने टाइम से एग्जिस्ट कर रही है, क्रॉनिक केस है, ऐसे केसेस में पेशेंट की बीमारी के सिम्टम्स के साथ साथ पेशेंट की लाइफ में, हिस्ट्री में, उसके इमोशनल लेवल पे, उनकी सोच में कहाँ लाइफ में क्या क्या परेशानियां चल रही हैं, और उन सब चीज़ों को देखा जाता है कि क्या लाइफ में चलने वाली परेशानियों का उनके शारीरिक सिम्टम्स पे कोई इफेक्ट तो नहीं है, क्या उनकी वजह से उसके शरीर में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। और अगर ऐसा कुछ मिलता है तो वो पुरानी क्रॉनिक स्टेट को भी साथ में कंसीडर किया जाता है कि क्या पेशेंट की लाइफ में ये चेंज आने के बाद से, क्योंकि हम पेशेंट से पूछते हैं आपके सिम्टम अचानक से आने शुरू हुए या आहिस्ता आहिस्ता दर्दें बढ़नी शुरू हुई, या कोई लाइफ में ऐसी बात हुई कि उसके बाद आपने नोटिस किया कि उस दिन से ये दर्दें मेरी बढ़ गई हैं या उसके दिन से ये दर्दें शुरू हो गई हैं। तो इन छोटी छोटी लाइफ की घटनाओं को भी हम बीमारियों के साथ कोरिलेट करके लेके चलते हैं, ताकि जो मेडिसिन दी जाए वो पेशेंट के मानसिक और शारीरिक दोनों किस्म के सिम्टम्स को कवर करके ट्रीटमेंट करे। कहीं ना कहीं हमारे जो हालात होते हैं उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर भी रहता है। डॉक्टर साहब, एक दर्शक आपसे सवाल पूछेंगे। हेलो हेलो, नमस्कार मैम। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग मैम, पूछिए अपना सवाल, आप क्या पूछना चाहती हैं? मुझे ना लेफ्ट टांग में बड़ी ज्यादा पेन है जी। तो मैंने डॉक्टर को बताया था, वो बोल रहे हैं डिस्क की प्रॉब्लम है ये जी। फिर भी मुझे बड़ी ज्यादा, मैंने मेडिसिन ली है, मुझे कोई फर्क नहीं है। तो उन्होंने बोला था कि फिजियोथेरेपी करवाओ। मैंने थोड़ी देर में करवाई थी, थोड़ी दिन, फिर भी मुझे पेन बड़ी ज्यादा होती है जी। सवाल करने के लिए शुक्रिया मैम। डॉक्टर साहब आपको सजेस्ट करेंगे आपने क्या करना है? डॉक्टर साहब देखिए, जैसे इन्होंने बताया और हमने भी पहले इसी बारे में बात की है कि दर्द ये टांग में बता रही है और इनके डॉक्टर ने बताया है कि दर्द जो है वो डिस्क की वजह से है। तो ये पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि शियाटिक पेन्स में अक्सर ऐसा होता है कि रीढ़ की किसी हड्डी में, किसी डिस्क में कोई प्रॉब्लम है कि डिस्क अपनी जगह से हिल चुकी है, वो स्लिप कर चुकी है, प्रोलैप्स कर चुकी है, या डिस्क में कोई बल्ज है जिसकी वजह से वहां से नर्व प्रेस हो रही है और वो जहां तक अलोंग द कोर्स ऑफ नर्व है वो पूरी टांग में दर्द जाएगी। तो इनके डॉक्टर ने एक बड़ी अच्छी सलाह दी है कि फिजियोथेरेपी के लिए, उसके साथ साथ इन्होंने कुछ और भी ट्रीटमेंट इन्होंने बताया होगा। होम्योपैथी में भी यही ट्रीटमेंट रहेगा कि हम पेशेंट के रिपोर्ट्स के हिसाब से, एक्सरे या एमआरआई के हिसाब से उसको पूरा डायग्नोज करेंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है। क्योंकि हर केस में अलग अलग रीजन रहेंगे। कहीं हमें ब्लड टेस्ट करवा के देखना पड़ेगा कि क्या इस टांग की दर्द के पीछे यूरिक एसिड कोई वजह तो नहीं है, कहीं हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ईएसआर तो नहीं बढ़ा हुआ, या कहीं हमें ये देखना पड़ेगा ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की दर्द तो नहीं है, और कई सिम्टम्स में हमें देखना पड़ेगा एमआरआई या एक्सरे के साथ कि क्या इसके पीछे कोई यहाँ से वजह तो नहीं आ रही है। तो जैसी वजह होगी उसके अकॉर्डिंगली हमारे पेशेंट से जो सवाल है वो अलग अलग हो जाएंगे। यूरिक एसिड की वजह से है तो खाने पीने के बारे में पूछा जाएगा, उनकी लाइफ की अलग समस्याओं के बारे में पूछा जाएगा। तो बीमारी के साथ साथ हमारे होम्योपैथी में सवाल भी कुछ न कुछ थोड़े से अलग हो जाएंगे, और सिम्टम्स जो उनकी प्रोमिनेंट आएंगे लाइफ के और उनकी बीमारी के, हम उसके हिसाब से उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि जो वही मेन जहाँ से रूट जहाँ से है वहाँ से ठीक करना होगा और होम्योपैथ वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता है। डॉक्टर साहब, एक और दर्शक पहले आपसे सवाल पूछेंगे। हेलो 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 सर, अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो ड्रॉप हो चुका है कॉल, हम भी दोबारा करेंगे। डॉक्टर साहब, होम्योपैथ जैसे कि कोई भी जो बीमारी होती है, जब हम अर्ली स्टेज पर उसका इलाज करवाते हैं तो उसका जो सक्सेस रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो डॉक्टर साहब, होम्योपैथ किस पर डिपेंड करता है कि अगर आपके पास एक्यूट पेशेंट आ जाता है अपनी बीमारी लेकर, तो वो उसका जो सक्सेस रेट वो ज़्यादा रहता है? मैम देखिए, होम्योपैथी में तो दोनों किस्म में, एक्यूट प्रॉब्लम है तब भी सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है, और अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम है उस कंडीशन में भी सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। देखिए, होम्योपैथी में मैम हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पेशेंट से जो हमारे सवालात होंगे
वो सिर्फ उनकी बीमारी के बारे में नहीं, साथ में उनकी लाइफ हिस्ट्री पे भी रहेंगे कि उनकी लाइफ में उनकी स्थिति क्या है, उनकी लाइफ में, इमोशनल लाइफ में वो किन किन परेशानियों से जूझ रहे हैं। क्योंकि कई बार हम जब पढ़ते हैं तो आता है जी इडियोपैथिक कॉज है, या कई बार लिखा होता है कि इमोशनल स्ट्रेस। अब ये इमोशनल स्ट्रेस एक बहुत बड़ा शब्द है, तो हम इसी चीज़ को भी पेशेंट से गहराई से जानने की कोशिश करते हैं कि इमोशंस में आखिर क्या है उनकी लाइफ में, किस चीज़ का प्रभाव उनकी लाइफ पे ज़्यादा पड़ रहा है। आमतौर पे तो कहा जाता है कि एक वेयर एंड टियर डिजीज़ है जो घुटनों में है, कार्टिलेज इफेक्ट हो जाते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में ऐसे क्या हालात हैं जिसकी वजह से वो वेयर एंड टियर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पहला तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो कोई फिजिकल परफॉर्मेंस तो नहीं ज़्यादा दे रहा, क्योंकि हम देखते हैं आर्थराइटिस के पेशेंट्स में अक्सर प्लेयर, हमारे जितने भी एथलीट्स हैं, क्योंकि उनका दौड़ भाग काफ़ी ज़्यादा रहता है, उनमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो महिलाएं मोटापे से ग्रस्त हैं, जो डायबिटीज़ से ग्रस्त हैं, जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों के साथ साथ ये सिम्टम्स भी एग्रावेट करेंगे। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि क्या पेशेंट का कहीं यूरिक एसिड का लेवल तो नहीं बढ़ रहा, क्योंकि गाउट में यही सा होता है। लेकिन गाउट में यूरिक एसिड बढ़ेगा और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमारा इम्यून सिस्टम हमारे अपने ही शरीर के खिलाफ काम करना शुरू करेगा, हमारे अपने ही सेल। हाँ, लेकिन पेशेंट को इन चीज़ों को नहीं पता। पेशेंट के लिए वो एक दर्द है, लेकिन जब वो डॉक्टरी सलाह लेंगे या होम्योपैथिक सलाह लेंगे तो वहाँ उस चीज़ के सिम्टम्स के साथ उसको डिफरेंशिएट किया जाता है और उसके हिसाब से फिर उन्हें अलग अलग प्रिकॉशंस दी जाती है। जी डॉक्टर साहब, एक और दर्शक आपसे सवाल पूछेंगे। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार सर। हेलो, नमस्कार सर, अपना सवाल पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। दोबारा कॉल ड्रॉप हो चुका है। तो डॉक्टर साहब, आप हमें बता रहे थे कि वियर एंड टियर के चलते जो समस्या है वो ज़्यादा देखी जाती है। अब मैं अपने प्रोग्राम के शायद आखिरी मरले में ही हम हैं, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते समय बहुत सारी जो दर्द होती है, कई बार घुटनों में कहा जाता है कार्टिलेज घिस गया है, जहाँ लुब्रिकेशन जो है वो कम हो चुकी है, तो सर क्या होम्योपैथी में लुब्रिकेशन बढ़ाने वाली मेडिसिन होती हैं? अगर होती है तो उनकी जो एफिशिएंसी है वो क्या रहती है? देखिए मैम, होम्योपैथी में हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल स्पेसिफिक मेडिसिन है जिससे आपकी लुब्रिकेशन इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन होम्योपैथी जैसा कि हमने बात की कि रूट कॉज को ट्रीट करना शुरू करती है कि अगर आपकी शरीर में उम्र से पहले ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर रहेंगे। तो उन्हीं कारणों को मद्देनजर रखते हुए उन कारणों के पीछे क्या क्या रीजंस हैं आपकी लाइफ में, उस हिसाब से जब ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। होम्योपैथी में हम बॉडी को नॉर्मल, जिसे हम कहते हैं कि रेस्टोरेशन करते हैं, जैसा कि बीमार पड़ने से पहले पेशेंट की स्थिति थी, हम उस स्थिति में पेशेंट को वापस लाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ ये देखा जाता है कि किन वजहों से पेशेंट ऐसी बीमारी से ग्रस्त हुआ, उसी सिम्टम्स के हिसाब से हम रिस्टोर करते हैं। तो होम्योपैथी में अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, हम कहते हैं कि घुटने घिस गए हैं, उनका ट्रीटमेंट है, क्योंकि घिसने के पीछे कहीं ना कहीं कोई वजह जरूर रही है। उस वजह को अगर ढूंढेंगे, उस सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करेंगे तो बहुत ही कारगर होम्योपैथी में इलाज है इसका। ओके डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है कि लोग अपनी पेन्स, जॉइंट पेन्स को लेकर बहुत सारा इलाज करवाते हैं और बहुत सारे ट्रीटमेंट के बाद ही होम्योपैथ की तरफ जो है वो स्विच ऑफ होते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने अपने जो अपने प्रैक्टिस में आप क्या पाते हैं कि जो लोग काफ़ी सारा इलाज करवा चुके हैं और जहां अगर आप वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, क्या होम्योपैथ जो बीमारी को रिवर्स भी कर सकती है? बिल्कुल मैम, होम्योपैथिक डिजीज हम जब देखते हैं होम्योपैथी में तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको होम्योपैथी से बड़ा प्रॉपरली रिवर्स किया जा सकता है। अगर पेशेंट अपनी लाइफ के इमोशनल सिम्टम्स जिनसे वो अंदर परेशान है वो सब डॉक्टर के साथ खुल के जिक्र करता है, डॉक्टर को वो चीज़ें, क्योंकि डॉक्टर ऑब्वियसली उनसे सवाल ज़रूर पूछेंगे, उन चीज़ों को समझने के बाद अगर डॉक्टर बिल्कुल सही दवाई देते हैं तो होम्योपैथी में हर बीमारी को, आर्थराइटिस को, ऑस्टियोआर्थराइटिस को, इवन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसे भी बड़े आराम से रिवर्स किया जा सकता है। ओके डॉक्टर साहब, कहा जाता है आर्थराइटिस कड़वी सच्चाई है कि बिल्कुल जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता, इसको कंट्रोल में रखा जा सकता है, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों को कंट्रोल में रखा जाता है। तो डॉक्टर साहब, जब होम्योपैथ की हम मेडिसिन लेते हैं तो जो एक प्रोग्रेसिव बीमारी होती है तो कैसे डिले किया जा सकता है? जो उम्र के साथ होने वाली बीमारियां हैं उन्हें डिले किया जा सकता है? देखिए मैम, उम्र के साथ साथ हम अगर कहें तो कई सारी बीमारियां हैं जो उम्र के साथ आती हैं, लेकिन इसमें भी एक सवाल है कि ऐसी कौन सी उम्र की अवस्था है कि इसके बाद बीमारियां आनी लाजमी है। ये तो एक इंसानों का बनाया हुआ सबब है कि जी इस उम्र में ये बीमारियां आ जाती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम पुराने लोगों को देखें तो उनकी उम्र में 80-90 साल की उम्र तक भी उन्हें कई सारी बीमारियां नहीं होती थी। आजकल हमने इनका नाम रख दिया है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लेकिन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें डिले किया जा सकता है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें बिल्कुल रिवर्स किया जा सकता है, जिन्हें
कंप्लीटली क्योर किया जा सकता है। ओके, और बिना किसी साइड इफेक्ट, बिना किसी साइड इफेक्ट के, और पेशेंट को सर्जरी से बचाया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, एक और दर्शक आपसे सवाल करेंगे। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार मैम, पूछिए अपना सवाल। आप क्या पूछेंगे? हेलो जी मैम, पूछिए अपना सवाल। मैम अपना सवाल पूछिए। हेलो सर पूछिए अपना सवाल। हेलो सर अपना सवाल पूछिए, हम आपको सुन रहे हैं, पूछिए अपना सवाल। ओके, हमें हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जैसे एजिंग तो सब पे आती है, सिर्फ कुछ जो परसेंट लोग हैं, जो 30% लोग होते हैं, वही जो बीमारियों की चपेट में आते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के साथ ऐसा होना सब है। डॉक्टर साहब, ओबेसिटी एक बहुत ही जो बीमारियों का कारण बन जाती है, बहुत सारी बीमारियों का, खासकर बोन्स की बीमारियों की अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर साहब, मोटापा जो लोग चाहते तो नहीं है पर आ जाता है, क्या उसका भी इलाज जहां पर है? बिल्कुल मैम, होम्योपैथी में हम सब चीज़ों का इलाज करते हैं। देखिए, होम्योपैथी में कारण क्या खाने पीने में कहीं कमी है, क्या आपकी लाइफस्टाइल में कहीं कोई प्रॉब्लम है कि आप बिल्कुल सैर नहीं करते हैं, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या किसी और प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि मोटापे का एक बहुत बड़ा कारण है थायराइड। डायबिटीज के पेशेंट्स में भी कई बार हम देखते हैं कि मोटापा है, और मोटापे वाले लोगों में डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब बीमारियों का आपस में कहीं ना कहीं कुछ तालमेल है। अगर कोई पेशेंट किसी एक प्रॉब्लम से सफर कर रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसे कोई दूसरी बीमारी जो उसके साथ एसोसिएटेड है वो होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और जिनकी फैमिली हिस्ट्री में कुछ ऐसा है, मोटापा है या डायबिटीज है या आर्थराइटिस है, वहाँ वही बीमारी नेक्स्ट जनरेशन में आने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, महिलाओं के में आपने जैसे कहा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है सबसे अधिक देखा जाता है। डॉक्टर साहब, 90% महिलाएं जो है उनमें विटामिन डी की कमी आती है, उनमें कैल्शियम की कमी आती है। तो डॉक्टर साहब, एक कौन सी तय उम्र में हमें ये सप्लीमेंट्स जो हैं वो लेने चाहिए, और क्या होम्योपैथिक की मेडिसिन में ये सप्लीमेंट्स हैं? जी मैम, देखिए, होम्योपैथी में हम कैसे बात करते हैं कि होम्योपैथी में विटामिन डी की कमी से हमारी बॉडी में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन, फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से हड्डियां कम हो जाती हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि बॉडी में कुछ डेफिशिएंसी है और बॉडी उसकी वजह से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। जब हम होम्योपैथिक दवाई को देंगे और अच्छे तरीके से देंगे तो बॉडी की जो फंक्शनिंग है, जो बॉडी की फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग है, वो बिल्कुल ठीक होगी। उससे बॉडी में जो भी हम खाना खा रहे हैं उसकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होगी। और कहीं कुछ ऐसे केसेस जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की ही कमी है, वहाँ हम पेशेंट को होम्योपैथी के हिसाब से बताएंगे कि आपको कौन सी दवाइयाँ सूटेबल है, और उनके कुछ खान पीन में भी कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा अच्छी हैं, इन चीज़ों के सेवन से आपकी दर्दों में या आपके विटामिन डी के लेवल में बदलाव जरूर आएगा। जी डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं डाइट मॉडिफिकेशन के साथ जी बिल्कुल, ये जो बीमारियों को है वो रोका जा सकता है। हमारी जो डाइट है अच्छी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है वो सेफली खाई जा सकती है? जी बिल्कुल मैम, होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफली यूज किया जा सकता है। और ना सिर्फ ये प्रेग्नेंट महिला के लिए, बच्चे के लिए भी बहुत सेफ है। जो होने वाला बच्चा है, कई बार ऐसा देखा जाता है कि मदर किसी बीमारी से ग्रस्त है और उसका प्रभाव आने वाले बच्चे पे भी पड़ता है। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ ना सिर्फ प्रेग्नेंट महिला बल्कि आने वाले बच्चे के स्वास्थ्य पे भी बहुत अच्छा असर रहेगा कि उन्हें कुछ ऐसी बीमारियां जो वो अपनी मदर से इनहेरिट कर सकते हैं उन पे रोकथाम लगेगी और वो बच्चे स्वस्थ होकर पैदा होंगे। जी डॉक्टर साहब, आर्थराइटिस की अगर बात की जाए तो कई बार देखा जाता है कि ये मूव होती है, पोजीशन चेंज करती है अपनी, कभी एक जॉइंट में होती है, कभी दूसरे जॉइंट में होती है। तो डॉक्टर साहब, ये इसका क्या कारण होता है और कैसे इसे रोका जा सकता है? हम देखिए, अब आर्थराइटिस की बात करते हैं तो सिम्टम्स में अगर डिफरेंशिएशन है, इट मींस कहीं ना कहीं बीमारियों का जो नाम है, क्योंकि आर्थराइटिस बहुत किस्म का है। कई बार वो गाउट के सिम्टम होते हैं और कई बार वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के सिम्टम होते हैं। क्योंकि गाउट का एक बड़ा प्रोमिनेंट सिम्टम है कि जो पैर के अंगूठा है इसमें बहुत ज्यादा दर्द होती है, क्योंकि जोड़ों के बीच में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। यूरिक एसिड का लेवल हमारी बॉडी में बहुत बढ़ जाता है, जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ऐसा नहीं है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमारे शरीर का कोई भी जॉइंट, चाहे वो छोटे उंगलियों के जॉइंट है, चाहे वो कंधे के जॉइंट है,
कोई भी जॉइंट उसमें अफेक्टेड हो सकता है। तो यही सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली हम पेशेंट को अलग अलग सुझाव देते हैं कि आपको कौन सा टेस्ट करवाने की ज़रूरत है और कौन से टेस्ट से आपकी बीमारी को कंफर्म किया जा सकता है कि हाँ आपको ये गाउट है या आपका यूरिक एसिड बढ़ा है या आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। जी डॉक्टर साहब, जो होम्योपैथिक दवाइयाँ जो हैं धीरे धीरे अपना काम करती हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी हो जाती है तो क्या करना चाहिए? मैम ऐसा नहीं है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ धीरे धीरे असर करती हैं। देखिए दवाई की स्पीड नहीं होती है, स्पीड होती है पेशेंट के सिम्टम्स की। अगर किसी पेशेंट के शरीर में लक्षण आए कि सुबह प्रॉब्लम शुरू हुई और दोपहर तक आते आते उसका हाल बेहाल हो गया, वहां पे पेशेंट की बॉडी की स्पीड ज़्यादा है सिम्टम प्रोड्यूस करने की, तो सही दवाई के बाद वही बॉडी उस मेडिसिन को जब एब्जॉर्ब करेगी तो ठीक होने की स्पीड भी फास्ट रहेगी। लेकिन जहां पेशेंट की बॉडी ने सिम्टम बड़ा आहिस्ता आहिस्ता दिया है कि आज चोट लगी है और तीसरे चौथे दिन जाके दर्द शुरू हुई है, वहां स्पीड बॉडी की स्लो है, तो मेडिसिन के साथ जितनी स्लो स्पीड से सिम्टम प्रोड्यूस हुआ है इतनी स्लो स्पीड तो नहीं रहेगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा जरूर लगेगा। कहीं ना कहीं जो होम्योपैथी मेडिसिन लोग ले रहे हैं उन्हें एक पॉजिटिविटी, ट्रस्ट और जो है एक पेन फ्री स्टेटस वो दे सकती है, वो ठीक हो सकते हैं। जो एज से होने वाली बीमारियों उसको रोका तो नहीं जा सकता, स्लो डाउन जो है वो किया जा सकता है। डॉक्टर साहब आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, इसी लक्ष्य के साथ अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, देखते रहिए दूरदर्शन जम्मू।